इजरायली फोर्सेस ने तारीख का सबसे बड़ा हमला शाम पर कर दिया है। फिजाई हमले इस वक्त दमिश्क में जारी है। दमिश्क इस वक्त जल रहा है। 100 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया गया। वो जगह जहां पर वेपन्स बनते थे, वो जगह जहां पर शाम के वेपन्स मौजूद थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी जहां पर वेपन्स और एम्यूनिशन मौजूद थे, उनको तबाह कर दिया गया है। दमिश्क को जलाकर रख दिया है। माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया है। गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिटेलिएशन कोई नजर नहीं आ रही। कोई गवर्नमेंट वहां पर स्टेबल मौजूद नहीं है। कोई ऐसी फोर्सेस मौजूद नहीं है जो इसराइली जारहियत का मुकाबला करे। जो मेन फोकस था गजा से हटकर शाम पर कर दिया गया। शाम के अंदर रेबेल फोर्सेस ने जब टेक ओवर किया तो हम ये खबरें आपको दे रहे थे इतवार तक कि HTS हियत तहरीर शाम ने इस वक्त दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। वो फोर्सेस जो कि इदलिब से निकली थी, उन्होंने हलब पर, हमा पर, हुम्स पर, दीरा पर और फिर उसके बाद दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशारुल असद को भागने पर मजबूर कर दिया। यह साइड स्टोरी बन चुकी है और इजराइल इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाते हुए गजा में भी नस्लकशी कर रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने दमिश्क पर भी भारी फोर्सेस के साथ हमला शुरू कर दिया है। 20 किलोमीटर इस वक्त उनकी जमीनी फोर्सेस दूर हैं दमिश्क से। क्या इसराइल टेक ओवर कर लेगा शाम पर? इस सब सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मैं जवाद यूसुफ हूं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि गजा के अंदर 2 इसराइली फोर्सेस को हलाक कर दिया गया, उनको मार दिया गया। किसकी जानिब से? हमास की जानिब से। यह कहा जा रहा था कि हमास शायद कमजोर पड़ गया है, वो शायद खामोश बैठ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि गजा के अंदर, गजा स्ट्रिप के अंदर इसराइली फोर्सेस को एक बहुत बड़ा धचका मिला है जब हमला किया गया, रिटेलिएशन की गई वहां पर हमास की जानिब से। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि तल अवीव पर यमनी फौज ने हमला कर दिया है। उनकी मिलिट्री साइट को, इजरायली मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है और यह एक कामयाब हमला था जिसने नुकसान पहुंचाया है इजरायली फोर्स को, इजरायली मिलिट्री साइट को। और खुद इजरायली मीडिया इस वक्त यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि काफी ज्यादा इसमें सोल्जर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं और 2 से ज्यादा तकरीबन वो हलाक हो चुके हैं इस हमले में। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त शाम की, तो शाम में सूरत हाल मजीद कशीदा हो चुकी है। गोलान हाइट्स पर कब्जा हो चुका है। इसके साथ साथ माउंट हरमोन जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहां पर हमला हो चुका है और उस पर टेक ओवर कर लिया गया इजरायली फोर्सेस की जानिब से। इजराइल की स्ट्रैटेजी देखी जाए तो वो जियोग्राफिकली और स्ट्रैटेजिकली ऐसे मकामात को निशाना बना रहा है जिससे उसको मुस्तकबिल में शायद खतरा था कि ये तहरीर शाम अगर उन लैंड्स पर कब्जा कर लेता है, अगर वहां तक पहुंच जाता है, तो फिर सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता था इजराइल के लिए, इजरायली फोर्सेस के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाया गया। किसकी जानिब से? इजरायली फोर्सेस की जानिब से। 100 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह की गई, उनकी साइट्स तबाह की गई, वहां पर हथियार जहां पर बनते थे उनको तबाह किया गया। और ये दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी की खातिर, टेररिज्म से बचने की खातिर और सेफ्टी की खातिर ये इक़दामात कर रहे हैं, ये हमले कर रहे हैं हम। ये इजराइल इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है और फिर ये भी इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कि इस सारे ऑपरेशन में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत उनको हासिल है। अब सवाल यह होता है, सवाल सबसे बड़े यहां पर ये लोग कर रहे हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा जो कि अमन का पासदार बनता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा जो कि इंसानी हकूक की बात करता है, वही इजराइल का साथ दे रहा है इंसानियत के खात्मे के लिए, वही मफलूज कर रहा है, अपाहज कर रहा है इस वक्त शाम को, शामी फोर्सेस को और उन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स को जो कि शाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। कल तक नाजरीन ये खबरें थी कि 14 किलोमीटर तक वो शाम की सरजमीन के अंदर घुस चुकी हैं इसराइली फोर्सेस, लेकिन आज 18 किलोमीटर तक तकरीबन उन्होंने लैंड पर कब्जा कर लिया है और 18 किलोमीटर तक उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। हीना गांव पर जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। इसके साथ साथ दमिश्क से उनकी जमीनी फौज नाजरीन सिर्फ 20 किलोमीटर इस वक्त दूर है। इजरायली फोर्सेस इस वक्त 20 किलोमीटर दूर है। एयर स्ट्राइक्स वहां पर बहुत ज्यादा हो रही हैं और कहा यह जा रहा है, गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इस वक्त अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा हमला दमिश्क को जलाकर रख दिया है इजराइल ने इस वक्त। और हैरत की बात यह है कि यह तहरीर शाम इस वक्त खामोश है। ये तहरीर शाम इस वक्त खामोश है। अगर हम माजी की बात की जाए तो उनके एक ऑफिशियल की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि हमारा दुश्मन इसराइल नहीं है, हम शुक्रिया अदा करते हैं इसराइल का कि उन्होंने ये जो सिचुएशन है हमारे लिए इतनी हमारे फेवर में की, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से,
और उन्होंने जो ईरान को, उन्होंने जो लबनान को और बाकी फोर्सेस को जो इंगेज किया हुआ था, उन्हीं की वजह से यह हमला पॉसिबल हो चुका है। और थैंक यू इजराइल कहा जाता है एक हियत तहरीर शाम के सीनियर ऑफिशियल की जानिब से। और दूसरी जानिब ये हमले हो रहे हैं इजराइल के शाम पर, दमिश्क पर लैंड टेक ओवर किए जा रहे हैं, लेकिन एचटीएस की जानिब से नाजरीन कोई स्टेटमेंट नहीं आती। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका इस वक्त ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि उन्होंने कोई ऐसे अहकामात जारी नहीं किए गए कि बशारुल असद की हुकूमत को उनका तख्ता उलट दिया जाए। उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि माजी के अंदर यह स्टेटमेंट्स जारी की जाती है महकमे खारजा की जानिब से, अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से ईरान को शटअप कॉल दी जाती है और यह कहा जाता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न करे, वो सीरिया के अंदर जो मामलात जैसे हो रहे हैं उनको उसी तरीके से जाने दे। और फिर हमने ये भी देखा कि इराक को भी इसी तरीके से कहा जाता है कि इराक भी अपनी इन्वॉल्वमेंट से बाज आए। शाम के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर नजरसानी करने की कोई जरूरत नहीं, जो हो रहा है वैसा होने दिया जाए। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर वो नहीं कर रहा तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की अगर बात की जाए तो उनके बयानात से बिल्कुल वाजे है कि अगर फ्रंट एंड पे वो नहीं खेल रहा तो बैक एंड पे इन फोर्सेस को, इन रेबेल ग्रुप्स को, इन ऑपोजिशन फोर्सेस को सपोर्ट करने के पीछे कौन सी ताकत और कौन सी हिमायत मौजूद है, और वो है अमरीकी हिमायत। बात की जाए रूस की जानिब से फॉरेन पॉलिसी उनकी अचानक से तब्दील हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा यू टर्न जिसे आप कहे वो है। रूस की जानिब से यह कहा जाता है कि हम अपनी बेसिस को बचाने के लिए इक़दामात करेंगे, हम हर तरीके से उनको बचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वहां पर जो भी हुकूमत कायम होगी हम उस हुकूमत का साथ देने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए तैयार हैं। और फिर ये सीरिया के अंदर हम देखते हैं कि बशारुल असद का तख्ता उलटने के बाद जो मोहम्मद अल जुलानी है उनकी जानिब से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, उनकी जानिब से ऐसे एक्शंस आते हैं कि वो भी लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है मोहम्मद अल बशीर। अब ये कौन है? इदलिब, जो कि बफर करार दिया गया था रूस और तुर्किया की जानिब से, जहां पर ये लोग मौजूद थे, वहां पर एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट, जिसके अंदर ये शख्स पहले डेवलपमेंट मिनिस्टर था। अगर पेशे के एतबार से बात की जाए तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने रूस की एक गैस कंपनी में भी काम किया है। तो वो एक खाका जो था, जो कि एक बफर से साल्वेशन गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ एक खाका था, अब उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है और बिलाखिर इसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और मोहम्मद अल जुलानी, जो कि रेबेल फोर्सेस, ऑपोजिशन फोर्सेस का सरबराह माना जाता है, हियत तहरीर शाम ग्रुप का, उसने इससे मुलाकात की है और मामलात की बेहतरी की जानिब बातचीत की है। और यह कहा गया है कि हम मुकम्मल टेक ओवर नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, बल्कि उनके साथ शाम की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। रूस भी बेहतर इक़दामात करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इजराइल उस वक्त अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने पर तुला हुआ है और उसके रिएक्शन के तौर पर तमाम इस वक्त फोर्सेस ये खामोश तमाशाई बनकर देख रही हैं कि कैसे दमिश्क जल रहा है। बात की जाए दारा जो सूबा है, उस पर भी हमला शुरू कर दिया गया इजरायली फोर्सेस की जानिब से। बहुत सी जगहों पर अटैक शुरू कर दिया गया इजरायली फोर्सेस की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तुर्किया की अगर बात की जाए तो वो कुर्द्स के साथ इस वक्त जंग में मसरूफ है, उनके साथ उनकी लड़ाई का आगाज हो चुका है और शाम की सूरत हाल पर उनकी ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ शाम की आवाम के लिए बेहतर हुआ और हमारी किसी खित्ते पर, किसी जमीनी टुकड़े पर नजर नहीं है, हरगिज नहीं है। हमने मामलात बेहतर करने के लिए बातचीत की थी बशारुल असद से, लेकिन हमारी बातचीत न सुनी गई। अब यह भी खबरें सामने आई हैं कि जो हियत तहरीर शाम का ग्रुप है, 6 महीने पहले उन्होंने ये बातचीत की थी और इस अज़्म का आगादा किया था, ये अज़्म जाहिर किया था कि हम लैंड्स को टेक ओवर करना चाहते हैं, क्योंकि लबनान इस वक्त हिजबुल्लाह जो है वो मसरूफ है इजराइल के साथ, ईरान खुद मसरूफ है इजराइल के साथ जंग लड़ने में, रूस की तमाम तवज्जो जो है वो यूक्रेन पर इस वक्त लगी हुई है। लिहाजा क्या ये बेहतरीन वक्त है अपनी हिकमत अमली को एक अमली जामा पहनाने का, जिसकी जानिब से फिर तुर्किया की जानिब से यह कहा जाता है कि उनको एक खामोश अप्रूवल मिला।
खामोश अप्रूवल मिला तो 6 महीने। नाजरीन, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्हें 2 हफ्तों के अंदर इन तमाम शहरों पर और दारुल खिलाफा के ऊपर कब्जा किया, यह एक बहुत बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है जिसके तहत उन्होंने यह काम किया, और 6 महीने पहले उस प्लानिंग का सुराग हमें मिल चुका है। और यह कहा जा रहा है कि तुर्किया की जानिब से जब अप्रूवल दिया गया और हिमायत का ऐलान किया गया पसे पुश्त पसे पर्दा, तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज किया। उन्होंने टेक ओवर कर लिया मुख्तलिफ शहरों पर और 2 हफ्तों के अंदर बशारुल असद का तख्ता उलट दिया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का फायदा इस वक्त सिर्फ एक ग्रोह उठा रहा है, और वो है सहूनी हुकूमत, वो है इजरायली हुकूमत। ईरान खामोश नहीं है। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि हम कमजोर नहीं हुए, हमारी ताकत में कोई कमी नहीं आई, हम ताकतवर हैं। हमारा एजेंडा आज भी एक है, और वो है सहूनी हुकूमत का खात्मा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।